नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप उन चैनलों को देख रहे हैं जिसमें आपके लिए सूचना नहीं हो तो आप एक बार विचार करें कि आप कौन सी खबरें देखना पसंद कर रहे हैं या कौन सी खबरें आपको दिखाई जा रही है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में दायर ये जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज यूपी सरकार को ये बताना होगा कि गवाहों से पूछताछ, आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच का स्टेटस क्या है। इससे पहले 20 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में देर से रिपोर्ट दाखिल करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। 20 अक्टूबर को यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आप आखिरी मिनट में रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, कम से कम एक दिन पहले देनी चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले में यूपी सरकार ने बाकी गवाहों के बयान क्यों नहीं लिए। कोर्ट ने कहा कि आपने 44 में से अभी तक 4 गवाहों से ही पूछताछ की है, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस इस मामले की जांच से पीछे हट रही थी। इस छवि को सुधारिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अदालत को यह लगता है कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ अपराध प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है या अपराध पीड़ित की जाति को लक्षित करके नहीं हुआ है तो अदालत मुकदमे की प्रक्रिया को रद्द करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालतों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 21 में वर्णित संवैधानिक सुरक्षा को लागू करने के मद्देनजर बनाया गया है। इसका दोहरा उद्देश्य इन कमजोर समुदायों के सदस्यों की रक्षा करना और साथ ही जाति के कारण उत्पीड़न झेलने वाले पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है। कोर्ट ने कहा कि दूसरी ओर जब कोर्ट के सामने तथ्य आए कि जिस अपराध पर विचार हो रहा है हालांकि वह SC/ST कानून के तहत दर्ज हुआ है लेकिन प्रथम दृष्टया वह निजी या दीवानी प्रकृति का है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। गृह विभाग ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को सूचित किया है कि IPS अधिकारी को पता नहीं चल रहा है, उसे खोजने के लिए केंद्रीय एजेंसी की मदद भी मांगी जा रही है। गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग ने कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए प्रस्ताव को सरल बनाने के लिए कानूनी राय मांगी है। इस साल मई से लापता होने के बाद राज्य ने पहले अधिकारी को निलंबित करने का प्रस्ताव दिया था। गृह विभाग ने उनके खिलाफ एंटीलिया विस्फोटक मामले में चूक के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने IB को सूचित किया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पता नहीं चल पा रहा है। मुंबई क्रूज ड्रग्स छापेमारी मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार यानी आज सुनवाई होगी। आर्यन खान ने 20 अक्टूबर को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले मामले में दायर की गई याचिका को विशेष अदालत ने खारिज करते हुए आर्यन खान की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी थी। विशेष अदालत द्वारा 20 अक्टूबर को उसकी याचिका खारिज करने के बाद वकील सतीश मानचिंदे की कानूनी टीम ने मुंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। इसके बाद अदालत मंगलवार 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हुई है। मामले में आर्यन के वकील ने पहले कहा था कि हमने अदालत से कहा कि मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होनी चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इनकार कर दिया। देश के दवा मूल्य नियामक NPPA ने सोमवार को डायबिटीज के इलाज में काम आने वाली 12 जेनरिक दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी है। इन दवाओं में ग्लिमेपाइराइड टैबलेट, ग्लूकोज की नई सुई, इंसुलिन सॉल्यूशन शामिल है। NPPA ने एक ट्वीट कर बताया कि हर भारतीय डायबिटीज जैसी बीमारी का सस्ता इलाज पा सके, इसके लिए NPPA ने डायबिटीज के इलाज में काम आने वाली 12 दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी है। इसके तहत ग्लिमेपाइराइड 1 mg की एक टेबलेट की अधिकतम खुदरा कीमत अब ₹3.60 होगी, जबकि 2 mg वाली एक टेबलेट की कीमत ₹5.72 होगी। 25% स्ट्रेंथ वाले 1 ml ग्लूकोज इंजेक्शन की कीमत 17 पैसे, जबकि 40
IU ml स्ट्रेंथ की 1 ml इंसुलिन इंजेक्शन की कीमत 15 रुपये तय की गई है। इस साल के मध्य तक 289 करोड़ लोग फेसबुक का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उसके पास केवल 15,000 ही कंटेंट मॉडरेटर थे, यानी हर 1.93 लाख यूजर्स पर केवल एक। बाकी मॉडरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे है, जो क्षेत्रीय संदर्भों को समझने में असक्षम है। यही वजह से इसका प्लेटफॉर्म भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में हिंसा, झूठ, नफरत और कड़वाहट फैलाने का माध्यम बन रहा है। वह इसे रोक नहीं पा रहा है। वह इस पर भी टिप्पणी करने को तैयार नहीं है कि अपने प्लेटफॉर्म को मॉडरेट करने के लिए उसे कितने मॉडरेटर न्यूनतम चाहिए। यह खुलासा फेसबुक के पूर्व अधिकारियों और कंपनी के अंदरूनी दस्तावेजों और अध्ययन के हवाले से हुआ है। अमेरिकी सांसदों को यहाँ के पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस ह्यूगेन द्वारा सौंपे दस्तावेजों में ये जानकारियाँ दी गई है। फेसबुक पर आज 160 भाषाओं में लोग लेख, फोटो, वीडियो आदि सामग्रियाँ पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका AI इनमें से करीब 70 यानी आधी से भी कम भाषाओं की सामग्री पर नज़र रख सकता है। फेसबुक के अरबी देशों के नीति प्रमुख रहे अशरफ जैतून के अनुसार कंपनी किसी साम्राज्यवादी शक्ति की तरह पूरी दुनिया में फैलना चाहती है, लेकिन सुरक्षा के उपाय नहीं करना चाहती है। हर महीने सक्रिय रहने वाले उसने 90% यूजर्स गैर अमेरिकी और कनाडाई, यहाँ उसके प्लेटफॉर्म का कितना भयानक उपयोग हो सकता है। IPL के अगले सीजन से 10 टीमें खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को 2 नई फ्रेंचाइजी का ऐलान किया। यह फ्रेंचाइजी होगी अहमदाबाद और लखनऊ। IPL 2021 में 8 टीमें खेली थी। 2 नई टीमों के आने से अब टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बदलाव हो सकते हैं। साथ ही खिलाड़ियों और मैचों की संख्या भी बढ़ जाएगी। साथ ही 2 नई टीमें आने से अगले सीजन से BCCI की कमाई भी बढ़ जाएगी। अब अगले साल से IPL में 10 टीमें खेलती दिखेगी। गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी 7,090 करोड़ रुपए और CVC कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी 5,625 करोड़ रुपए में खरीदी है। गोयनका ग्रुप इससे पहले भी IPL का हिस्सा रह चुका है। उन्होंने 2016 और 2017 में राइजिंग सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी खरीदी थी। ये पहली बार नहीं है जब IPL के एक सीजन में 10 टीमें खेलेगी। इससे पहले 2011 में भी 10 टीमें खेल चुकी है। उस वक्त पुणे वॉरियर्स और कोच्चि टस्कर्स हिस्सा लेने वाली 2 नई टीमें थी। 2012 में कोच्चि को बैन कर दिया गया। अगले 2 सीजन यानी 2012 और 2013 में 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। दिग्गज एक्ट्रेस सीमा पाहवा ने अपनी अपकमिंग फिल्म ये मर्द बेचारा की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। यह फिल्म 19 नवंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है। यह एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह मर्द बेचारा की रिलीज को लेकर जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा, वीराव राव, मनुकृति पाहवा, सीमा पाहवा, ब्रजेंद्र काला, अतुल श्रीवास्तव और मानिक चौधरी अभिनीत एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा ये मर्द बेचारा 19 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के दिन यह फिल्म दर्शकों के बीच आ रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।